मान लो दो चीजें, अब फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपवर्ड हो रहा है, मतलब अपोजिट। देखो ना, अपोजिट हो रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन बॉलर होता है ना, जो बॉल पकड़ता है और दौड़ के आता है, जो फास्टर बॉलर होता है वो दौड़ के आता है। कैसे हैं आप सभी, मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी और आज हम करने जा रहे हैं एक क्लास 9th का बहुत ही बढ़िया चैप्टर जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर, वो भी वन शॉट में। ठीक है, तो फटाफट पेन कॉपी निकाल के बैठो, सारे के सारे कंसेप्ट आज हम यहाँ क्लियर करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है ना हमारा इस चैप्टर में, शुरुआत होती है वर्क से, है ना। तो बेसिकली अगर हम वर्क की बात करें तो दिन भर में बहुत सारे वर्क हम लोग करते हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो, कुछ ना कुछ अगर बात की जाए, चाहे पढ़ने को लेकर के हो, है ना, या फिर मम्मी का कोई काम करने को लेकर के हो, कुछ भी अगर हम कर रहे हैं तो वह वर्क है। अच्छा, अगर हम वर्क कर रहे हैं तो इसमें दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, पहला तो रोल प्ले करता है कि हम फोर्स कितना लगा रहे हैं, किसी भी काम को करने में हम कितनी शिद्दत, कितनी ताकत, कितनी मेहनत लगा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा फैक्टर ये वर्क करता है कि कौन सा वर्क ऐसा है जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो क्या होगा, है कि नहीं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो वर्क होता है हमारे पास कि कोई भी, मान लो सपोज दैट एक एग्जांपल ले लो, मान लो हमारे पास कोई एक, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, और अब ना मैं यहां से एक फोर्स लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? फोर्स, एफ न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। आपने सेकंड चैप्टर तो पढ़ रखा होगा, एफ न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। तो ये बॉक्स ना इस जगह ए से डिस्प्लेस होकर के कहां पर आ जाएगा, इस बी प्लेस में आ जाएगा, है ना। ये आ गया यहां पर बॉक्स आपका बी प्लेस में आ गया। ठीक है, तो देखो कुछ ना कुछ हमारे पास यहां पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, और मैंने क्या लगाया यहां पर, फोर्स लगाया, है ना। क्या लगाया मैंने? फोर्स लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉक्स किसी ए प्लेस से बी प्लेस में मूव होके आया तो इसमें लगा फोर्स और हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो ये कहा जा सकता है कि इस बॉक्स ने कुछ ना कुछ क्या किया, वर्क किया। या फिर अगर कोई भी व्यक्ति होता या कोई भी और दूसरा ऑब्जेक्ट इस बॉक्स में फोर्स लगा रहा होता और उस फोर्स की वजह से बॉक्स मूव करता, तो ये कहा जाता कि वो व्यक्ति या वो ऑब्जेक्ट कुछ वर्क कर रहा है। और वर्क किसके बराबर होगा? वो वर्क बराबर होता वो जितना फोर्स लगा रहा है और जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जितना फोर्स लगा रहा है या जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हो सकता है कि आपकी बुक में W = F.S दिया हो, Fs मतलब S फॉर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर। ठीक है, अगर सीधे सीधे चल रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक जैसा होता है। तो मैं ये कह सकता हूं। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? F क्या है यहाँ पर, फोर्स, D क्या है, डिस्प्लेसमेंट, W क्या है हमारे पास, वर्क होता है। क्लियर है बात की नहीं क्लियर? चलो बहुत बढ़िया बात है। अब बेटा देखो, अगर मैं बात करूं वर्क के SI यूनिट की, कि वर्क का जो SI यूनिट है वो क्या होता है, वो जूल होता है, और हम किससे डिनोट करते हैं, J से। और इस ना वर्क को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं न्यूटन मीटर। क्या बोल सकते हैं? न्यूटन मीटर। कैसे बोलेंगे? देखो फोर्स का हो गया न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का कितना हो गया, मीटर। तो जूल ना न्यूटन मीटर के बराबर होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे पास बताओ 1 जूल ऑफ वर्क क्या होगा। ध्यान देना, 1 जूल ऑफ वर्क क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई बॉडी 1 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, कितने न्यूटन का, देखो 1 जूल को मैं लिख सकता हूं क्या, 1 न्यूटन डॉट 1 मीटर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। तो अगर कोई बॉडी 1 जूल का वर्क कर रही है तो वो उसमें कितना फोर्स लगा रही है, 1 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, और 1 न्यूटन के फोर्स लगाने में उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब कि न्यूटन मीटर = जूल के। तो 1 जूल को भी आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर बात कि नहीं क्लियर? क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बात है बेटा। वर्क अगर हम बात करेंगे कि वर्क की सीजीएस यूनिट की, है ना, तो तुरंत देखो फोर्स का इधर न्यूटन का क्या होता है, डाइन होता है ना, DYNE डाइन, और ये मीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट हो जाएगा वर्क। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आ गई? चलो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब वर्क देखो दो तरह से, एक तो जब फोर्स लग रहा है रेक्टिलिनियर, मतलब सीधे सीधे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, अगर मान लो किसी एंगल में फोर्स लग रहा होता, तब क्या होता, भाई अभी मैं फोर्स सीधे सीधे लगा रहा हूं कुछ इस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब मान लो यही फोर्स क्या होता, किसी एंगल में लग रहा होता, ये इधर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता, तब क्या होता, तो डिस्प्लेसमेंट तो सीधे सीधे होता, लेकिन अब ये जो एंगल है इसको कैसे डिफाइन करते। तो देखो फोर्स का जो ट्रू फॉर्मूला है वो क्या है,
वर्क का, सॉरी, तो ये होता है वर्क इज इक्वल टू, देखो सपोज दैट कि मान लो, अरे गांव में कभी देखा होगा ना, छोटा बच्चा किसी डिब्बे में या कोई कार है, छोटी टॉय कार है ना, खिलौना है, उसमें रस्सी या धागा बांध के उसको खींचता है। तो मान लो ये हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, और इस ऑब्जेक्ट में मैंने एक, देखो ये है हमारे पास पाथ है जिससे वो डिस्प्लेसमेंट करेगा, और यहां से उसने क्या बांध दिया, एक धागा, स्ट्रिंग, या मैं कहता हूं कोई एक रोप बांध दी, और अब वो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब ये बॉक्स ना, या ये जो कार होगी, जो टॉय कार होगी, ये मूव किधर करेगी, ये डिस्प्लेस करेगी इस डायरेक्शन में, मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एक वेक्टर हमारे पास इधर बन गया, एक वेक्टर हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अब देखो इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, तो हमने वो एंगल लेट कर लिया थीटा। क्या लेट कर लिया? थीटा लेट कर लिया। कोई भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट लग रहा है उसके बीच में हमने एंगल क्या लेट कर लिया? थीटा लेट कर लिया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। क्या बनेगा? एफ एस कॉस थीटा। अब ये कॉस क्या होता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास ना टेक्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइन होता है, अभी आगे आप 10th में हो सकता है पढ़ो। फिर एक होता है कॉस होता है, और एक होता है हमारे पास टैन होता है, ठीक है। इनके रेसिप्रोकल भी होते हैं, लेकिन मेन यही 3 फंक्शन होते हैं। तो हम ना इसमें कॉस यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं इसको? फर्दर जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे तब 11th में पता चलेगा कि कॉस का ही यूज क्यों करते हैं, साइन टैन का क्यों नहीं करते, ठीक है। और कॉस में इस एंगल की कुछ ना कुछ वैल्यूज होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे मैंने कह दिया कॉस 180 डिग्री तो -1 वैल्यू होती है ना, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, कुछ इस तरह से। तो एंगल की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो बच्चों अगर किसी एंगल में फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सीधे रेक्टिलिनियर, तो इसके लिए जो वर्क का फॉर्मूला हमारे पास बन के आएगा वो क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। ये हमारे पास वर्क का फॉर्मूला बन करके आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है बात? चलो बहुत बढ़िया बात है। अब अगर हम बात करें कि वर्क कितने टाइप से हो सकता है, तो वर्क हो सकता है, एक तो हो सकता है पॉजिटिव वर्क, है ना। एक क्या हो सकता है? एक हो सकता है पॉजिटिव वर्क, है ना, पॉजिटिव वर्क हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? देखो दूसरा हो सकता है नेगेटिव वर्क, है ना, नेगेटिव वर्क हो सकता है। थोड़ा स्पीड इसलिए है क्योंकि हम लोग वन शॉट कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपने ये चैप्टर पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको रिवीजन हो जाएगा और ताकि कंसेप्ट सब आपके क्लियर हो जाए। और या तो क्या हो सकता है? जीरो वर्क हो सकता है। क्या हो सकता है? जीरो वर्क हो सकता है, ठीक है। तो आओ हम बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव वर्क की। तो बच्चों पॉजिटिव वर्क की कंडीशन नंबर 1 देखो क्या है। अगर जो फोर्स है, देखो जो फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स का जो डायरेक्शन है, फोर्स का जो डायरेक्शन है ना, जो फोर्स का डायरेक्शन है वो किसके डायरेक्शन के इक्वल हो? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के इक्वल हो, ठीक है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट है, और अगर मैं फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, ठीक है, ये मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो अब ये बॉक्स का जो डिस्प्लेसमेंट हो वो फोर्स के डायरेक्शन में ही हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये जो ऑब्जेक्ट है वो आगे की तरफ मूव करके जाए जिस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है? हमारे पास फोर्स है। तो इस केस में जो वर्क होता है वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अच्छा ऐसा क्यों होता है? देखो W इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़ के आए हैं? पढ़ के आए हैं एफ एस कॉस थीटा। क्या पढ़ के आए हैं? एफ एस कॉस थीटा पढ़ के आए हैं, है ना। और देखो थीटा की वैल्यू यहां पर 0 है। भाई देखो ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में जो एंगल है वो तो 0 हो गया। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? तो हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ एस cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। कैसा? पॉजिटिव 1। तो जो W आ गया हमारे पास कैसा आया? एफ एस आया, मतलब वर्क डन कैसा आया? पॉजिटिव वर्क आया। क्या इतनी बात समझ में आई? कैसा वर्क आया? पॉजिटिव वर्क आया। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया बात है। अब हम बात करने जा रहे हैं किसके? नेगेटिव वर्क की। तो नेगेटिव वर्क क्या होता है? अच्छा कभी आपने देखा है गांव में जैसे कोई कुआं, जानते हो, वेल टाइप के बने होते हैं ना, उनमें एक ऐसे पुली लगी रहती है, देखो गोल गोल, ठीक है। तो यहां से रस्सी डालो और उसमें बकेट बांध के यहां पर ऐसे बकेट से पानी निकाला जाता है। ये वाटर है, मान लो इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे 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 रस्सी को खींची जाती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में?
डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बकेट का वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बकेट हो रहा है हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में। देखो कितना अपोजिट है, जो हमारे पास ये मान लो दो चीजें, अब फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपवर्ड हो रहा है, मतलब अपोजिट, देखो ना अपोजिट हो रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, इनका मैं अगर एरो फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में बनाने की कोशिश करूंगा तो देखो क्या होगा, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हो गया फोर्स और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, इधर फोर्स कर दो इधर डिस्प्लेसमेंट कर दो, अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180 डिग्रीज बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो देखो पॉइंट नंबर 1, नेगेटिव वर्क कब हो सकता है, जब डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। या तो ये याद रखो कि जब अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अगेंस्ट हो तब हमारे पास वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और या तो ये याद रखो कि अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने, फॉर्मूला पढ़ा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 180, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉस 180 की वैल्यू -1। तो जैसे तुम यहां पर रखोगे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180 और 180 की जगह क्या रखोगे, -1, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आएगा W इज इक्वल टू -FS। देखो ऑटोमेटिक जो वर्क आ रहा है कैसा आ रहा है, नेगेटिव वर्क आ रहा है। तो ये दो कंडीशन आप हो सकती हैं, इनमें से कोई एक याद रखो, दोनों हैं एक ही चीज, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। चलो अब आते हैं हम लोग जीरो वर्क में, किस में आते हैं, जीरो वर्क में। अब जीरो वर्क कभी, अच्छा देखो जीरो वर्क कब हो सकता है, आप खुद बताओ। जीरो वर्क हो सकता है जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बनता है ना वो कितना हो, 90 डिग्री हो। क्यों, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो जैसे ही 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दूं, 0, तो W इज इक्वल टू जैसे मैं FS cos थीटा रखूंगा तो S 0 करूंगा तो S 0 इसको भी 0 कर देगा, इसको भी 0 करेगा, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो अब नेगेटिव वर्क देखो, अगर हम मोस्ट ऑफ केस में हम पॉजिटिव वर्क ही करते हैं। चलो कुछ एग्जांपल में बताता हूं आपको नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क के, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे नेगेटिव वर्क के, ठीक है। अगर मान लो कोई ये एक बंदा है, मान लो कौन है ये बंदा है, और ये एक ना बॉक्स लिए हुए है, ये क्या लिए हुए, बॉक्स लिए हुए, और ये बॉक्स को क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर अपने सर में रखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। धीरे धीरे क्या करेगा, ये बॉक्स को क्या करेगा, सर में रखने की कोशिश कर रहा है। तो ये बॉक्स को उठाते उठाते ऊपर ले जाएगा कुछ इस तरह से, है ना, ऐसे ले जाएगा। तो ये बॉक्स ना यहां से डिस्प्लेस होके यहां तक आया कि नहीं आया। अब देखो, अब इसमें दो केस, एक तो हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। भाई ये बॉक्स है तो नीचे इसको ग्रेविटी भी तो खींच रही होगी, बताओ। अगर बॉक्स है तो ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही होगी कि नहीं खींच रही होगी, बताओ। खींच रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तुम भी मानते हो ना कि खींच रही होगी, नहीं मानते हो, मानो, ठीक है। तो अगर ग्रेविटी खींच रही होगी तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, और ये व्यक्ति अपनी खुद की ताकत ऊपर की तरफ लगा रहा है और बॉक्स भी ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, तो वर्क डन बाय मैन क्या होगा, है ना। लिख देता हूं मैं, वर्क डन बाय मैन क्या होगा। तो बच्चों ध्यान दो, बॉक्स जा रहा है ऊपर, बॉक्स किधर जा रहा है, ऊपर। जो ग्रेविटी है वो लग रही है नीचे, बॉक्स ऊपर ग्रेविटी नीचे, बॉक्स ऊपर ग्रेविटी नीचे, मतलब जस्ट अपोजिट। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। कैसा, नेगेटिव वर्क होगा, ठीक है। और इस केस में अगर पूछे वर्क डन बाय मैन, वर्क डन बाय मैन, तो वर्क डन बाय मैन देखो ऊपर से उठा रहा है इस तरह से, ठीक है, और रख रहा है।
तो देखो फोर्स किधर लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, और बॉक्स मूव किधर कर रहा है, वो भी ऊपर की तरफ। तो वर्क डन बाय मैन कितना हो गया, ये पॉजिटिव वर्क हो गया। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आगे चलते हैं थोड़ा। अच्छा, तो अभी हमने दो तरह से फोर्स लगना या वर्क होना सीखा। क्या, एक तो जब फोर्स लग रहा है सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में, 3 केस हमने पढ़े, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। दूसरा पढ़ा कि अगर कोई फोर्स किसी एंगल में लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उनके बीच का एंगल, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कॉस थीटा लेते हैं। अब तीसरा होता है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अभी अभी जैसे हमने एग्जांपल किया, ठीक है। तो अगर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, क्या यही लगाओगे, बिल्कुल लगाओगे। देखो समझो जैसे मान लो ये लेडर है, ठीक है, सीढ़ियां हैं भाई, आपके सक्सेस की सीढ़ियां हैं, ठीक है, यहां तक आपको पहुंचना है, बहुत ऊपर हो गया है तो यहां तक पहुंचना है, ये आपकी जो सीढ़ियां सक्सेस वाली सीढ़ियां हैं, ठीक है। अब क्या करता है कोई व्यक्ति, अब व्यक्ति जब चढ़ेगा, मान लो कोई सीढ़ी चढ़ रहा है, ठीक है, किसी हाइट में चढ़ रहा है, तो ये ना यहां पर आएगा, सबसे पहले आएगा तो देखो कुछ ना कुछ हाइट कवर करेगा, कवर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ओके। तो जब व्यक्ति ये यहां पर आ जाएगा, मान लो ये जब व्यक्ति यहां पर आ गया तो कुछ ना कुछ इसने हाइट कवर की, और इसमें ना ग्रेविटी लग रही होगी, नीचे की तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, और अगर ये बॉडी है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। अब जब हम फोर्स को लिखेंगे ना तो हम किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, मास और ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। भाई फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू में S, है ना। चलो बहुत बढ़िया बात है। और देखो एक व्यक्ति ऊपर जा रहा है, ऊपर चढ़ रहा है ना, और ग्रेविटी लग रही है नीचे, जी कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री, और 180 की वैल्यू भाई यहां पर लिखा हमने cos 180, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये माइनस का Fs आ गया। ये वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी है, ग्रेविटी के ही वर्क की बात कर रहा हूं मैं, इस व्यक्ति के वर्क की बात नहीं कर रहा हूं, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। ओके, तो ये हुआ वर्क। अब फोर्स को मास और ग्रेविटी के फॉर्मेट में लिखना है। तो बेटा आपने वर्क, पावर, एनर्जी से पहले एक चैप्टर पढ़ रखा है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में आपने क्या देखा भाई, F इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, सेकंड चैप्टर में पढ़ा F इज इक्वल टू मा, सबसे ज्यादा ताकत जिसके पास होती है। हमने ग्रेविटी में पढ़ा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू G, मतलब मैं एक्सेलरेशन को G से रिप्लेस कर सकता हूं, तो हमने रिप्लेस किया, तो ये हो गया F इज इक्वल टू M इंटू में G। इसका मतलब ये कि मैं इस F की जगह ये वैल्यू, इस F की जगह ये वैल्यू प्लेस कर सकता हूं। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या है, माइनस का mg, और ये क्या है s, तो s होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और s को रिप्लेस करेंगे ना हाइट से, ओके, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो गया mgh। तो ये आ गया वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो चलो तुरंत आगे, फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है और चैप्टर को फिनिश करना है बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। अब टॉपिक आता है एनर्जी। क्या आता है हमारे पास, एनर्जी। तो बच्चों एनर्जी क्या होती है, कोई बताएगा व्हाट इज एनर्जी, क्या लगता है आपको? और क्या वर्क एनर्जी से रिलेटेड है? क्या हम जब कोई काम करते हैं तो एनर्जी लगती है, उसमें ताकत लगती है, क्या कैपेसिटी लगती है? बताओ भाई, बात समझ में आई कि नहीं? चलो देखो, मान लो दो व्यक्ति हैं, एक छोटा सा व्यक्ति है दुबला पतला, ठीक है, और एक बहुत मोटा तगड़ा व्यक्ति है, बढ़िया अच्छा हैवी सा, ठीक है। अब इसके ना सर में मैंने रख दिया एक 50 केजी की बोतल, बोरी, और इसके सर पे रख दी मैंने एक 50 केजी की बोरी, 50 केजी की, ठीक है। तो अब बताओ कि इन दोनों में से कौन ज्यादा अच्छे से इस बोरी को इस पोजीशन ए से ले जाकर के बी तक ले आएगा? तो आपका आंसर होगा कि सर ये जो मोटू भैया हैं ये इजीली इस बोरी को उठा करके ले आएंगे, लेकिन जो पतलू भैया है उनकी जो टांगे हैं ना वो कांपने लगेंगी या हो सकता है गिर जाए। मतलब इसके अंदर कैपेसिटी थी इस वर्क को करने की, एनर्जी थी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क मतलब एनर्जी, काम करने की क्षमता इसके अंदर थी, ये इस काम को निपटा सकता था 50 केजी वाले बोरी को। इसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी, ठीक है, इसके अंदर एनर्जी थी कि 2-4-5 किलो अपना ले जाकर के चल सकता था, लेकिन इसकी कैपेसिटी कम थी, मतलब इसमें एनर्जी लेवल जो था वो क्या था, कम था, ठीक है।
तो हम एनर्जी को ना कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी काम करने की क्षमता को बोलते हैं एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, देखो कभी क्रिकेटर को देखा है कि वो जो बॉलर होता है, क्रिकेट में बॉलर होता है ना, तो बॉल पकड़ता है और दौड़ के आता है, जो फास्टर बॉलर होता है वो दौड़ के आता है और फिर बॉल को थ्रो करता है, ठीक है। तभी जाकर के उस बॉल की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है और जाकर के वो क्या करती है, हिट करती है, क्लियर, ओके। कभी चलते हुए पानी को देखा है, फ्लो ऑफ वाटर, है ना, उसमें भी एनर्जी होती है, तभी तो फ्लो ऑफ वाटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है ना भाई। करंट, ये लाइट कैसे बनती है, फ्लो ऑफ वाटर से ही तो बनती है, टरबाइन वगैरह जब घूमता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो काइनेटिक एनर्जी ना एक टाइप की ऐसी एनर्जी होती है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट में पाई जाती है। जैसे कोई एक बुलेट है और बुलेट में फायर करता हूं, वो किसी एक वुडन ब्लॉक में पेनिट्रेट होती है, तो उस ब्लॉक को इफेक्ट पड़ता है, क्यों, क्योंकि वो जो बुलेट गई उसके अंदर क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, तो उसने एनर्जी क्या किया, ट्रांसफर किया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर। जैसे मान लो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये किसी को मैं ऐसे फेंक दूं किसी के ऊपर और उसको चोट लग जाएगी, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी है और वो एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी, तो चोट लगेगी नहीं लगेगी, ओके। तो डिफाइन कैसे करूंगा, ये तो सब डिफाइन नहीं कर सकते, तो डिफाइन करने का एक बहुत ही प्यारा तरीका है क्या, कि द एनर्जी पॉजेस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऐसी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जनरेट हो रही है, और उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का K इज इक्वल टू 1/2mv²। कोई भी चीज अगर मोशन में है, चाहे वो रनिंग वाटर हो, ठीक है, वो रनिंग बुलेट हो, रनिंग प्लेयर हो, कुछ भी अगर मोशन में है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और ये हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला, ठीक है। कहां से आता है, आओ चलो बात करते हैं। तो कंसीडर करो कि कोई एक बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब रेस्ट का मतलब यू कितना है उसके पास, 0 है, और किसमें रखी है, एक फ्रिक्शनलेस प्लेन में रखी है, ठीक है। कोई एक बॉडी है, कंसीडर करो, लेट कर लेते हैं, लेट करो कोई एक बॉडी है जो इनिशियली रेस्ट में है और एक फ्रिक्शनलेस प्लेन में रखी हुई है। अब उसमें हम कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये तुम्हें लिखना पड़ेगा कि लेट अ बॉडी इज इन रेस्ट इन फ्रिक्शनलेस प्लेन, व्हेन अप्लाइंग अ फोर्स इट डिस्प्लेसेस s, कितना डिस्प्लेस कर रही है, s डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, s है इसका, ठीक है, एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ v, वेलोसिटी कितना, वेलोसिटी एक्वायर कर रही है v, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो क्या होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास क्या, ये होता है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ठीक है। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे निकालना है वर्क डन। क्या निकालना है, वर्क डन, क्योंकि जितना मेरे अंदर एनर्जी होगी मैं उतना ही कभी ना कभी कोई ना कोई वर्क कर पाऊंगा। अभी सबसे पहले मैंने 2 बच्चों का एग्जाम्पल दिया था कि 2 व्यक्ति थे, तो जितनी जिसके अंदर एनर्जी थी वो उतना ही वर्क कर सकता है, मतलब वर्क कहीं ना कहीं एनर्जी के बराबर होता है। तो मुझे अगर एनर्जी चाहिए तो मैं वर्क फाइंड कर लूं, और वर्क क्या होता है, वर्क होता है F इंटू में S, ठीक है भाई, सीधे सीधे चल रहा है। तो भाई मोशन भी इधर तरफ है, फोर्स भी सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव फोर्स थीटा लगाने की जरूरत नहीं है, वर्क हो गया Fs। तो कुल मिला के अगर मैं वर्क निकाल लूं तो जितना वर्क आएगा वो एनर्जी के बराबर होगा। तो वर्क निकालने के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हमने डिस्प्लेसमेंट क्या लेट किया, S, और फोर्स चाहिए, तो फोर्स क्या होता है, M इंटू में A। तो M मास तो बॉडी है, तो M मास हम लेट कर लेंगे और एक्सेलरेशन फाइंड कर लें, ठीक है। हमने ये भी लेट कर लिया कि लेट जो मास है वो क्या है हमारे पास, m है, ठीक है। चलो देखो यहां से एक्सेलरेशन कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएगा v² माइनस, अब u तो 0 है तो ये हो गया 0, है ना, अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2 और s इधर आ गए, 2s इज इक्वल टू a, है ना। या मैं इसको लिख सकता हूं v² अपॉन में 2s इंटू में a, ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल टू a, एक्सेलरेशन आ गया। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू किसमें, देखो वर्क इज इक्वल टू F की जगह क्या रख सकते हैं, m इंटू में a, तो ये होगा m इंटू में a इंटू में s, इस a की जगह रखो, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू a की जगह रखो। देखो इससे आसान तुम्हें डेरिवेशन नहीं मिलेगी,
तो ये W इज इक्वल टू हो गया m, एक की जगह क्या रखा हम लोगों ने v स्क्वायर अपॉन में 2s, और s की जगह s रखा। ठीक है, देखो s से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये W इज इक्वल टू कितना आ गया, ये हो गया, ये देखो ये 1/2 रखा है ना, तो 1/2 हमने बाहर निकाल लिया, ये आया m v स्क्वायर। अब वर्क डन किसके बराबर होता है, एनर्जी के। अभी मैंने आपको बताया कि वर्क उतना ही कोई व्यक्ति करेगा जितना उसके अंदर क्या होगी, एनर्जी होगी। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ये हमारे लिए फॉर्मूला आ गया, डेरिवेशन आ गया। अगर एग्जाम में डेरिवेशन आती है तो आपको पहले थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि लेट द बॉडी ऑफ मास m इज लाइंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन इन रेस्ट। ओके, when applied a force is acquire a velocity v. Okay, now the third equation motion, यहां से फिर करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 स्टेप में आपको डेरिवेशन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो ये डेरिवेशन कहां से आया, हम लोगों ने सेकंड, पहले हमने थर्ड इक्वेशन लगाया, फिर हमने वर्क निकाल लिया। वर्क किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ mv स्क्वायर। अब बच्चों जरा देखो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी निकल के आया कितना, हाफ mv स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी ना किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, मास के। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो काइनेटिक एनर्जी में इफेक्ट डाल सकते हैं, तो वो और दूसरे नहीं जबकि यही मास एंड वेलोसिटी है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो अगर मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि मास को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया है ना, और वेलोसिटी को मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो बताओ नई काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। कुछ नहीं करना, जो जैसा बोलता जाए वैसा बोल के यहां पर वैल्यू प्लेस कर दो। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2, मास को मैंने क्या कर दिया 2m, तो 2m कर दो। ठीक है, वेलोसिटी को क्या कर दिया मैंने, v/2 कर दिया, तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया हमारे पास, 1/2, ये हो जाएगा 2m इंटू में v स्क्वायर अपॉन में 4। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/4 बाहर निकाल लें, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 1/4 mv स्क्वायर। ठीक है, हाफ पहले से था। ठीक है, अब ये हो गया 1/4, तो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई, कितना, 1/2 डिक्रीज हो गई। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर? तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि अगर मान लो किसी बॉडी की वेलोसिटी डबल कर दें, मास हाफ कर दें, मास को डबल कर दें, वेलोसिटी को हाफ कर दें, तो नई काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। क्लियर ना? तो ये तरीके से आप इससे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, डील कर सकते हो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलो बहुत बढ़िया बात है। अब ना हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है कि क्या कहते हैं, जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम पढ़ के आओ ना सेकंड चैप्टर में, P इज इक्वल टू mv, P इज इक्वल टू mv, वो काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेटेबल है, कैसे रिलेशन में है। ठीक है, मतलब रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। आप देख पा रहे होंगे ये mv आ रहा है ना, मोमेंटम जैसा कुछ आ रहा है, तो यही रिलेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो करते हैं, तो बढ़ते हैं भाई। तो हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, मोमेंटम तो पता है ना क्या होता है यार, मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ रखा है सेकंड चैप्टर में, P इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी, यही तो होता है। और काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ा है हम लोगों ने, हाफ mv स्क्वायर। देखो ये जा रहा, इसको देखो, ये mv कहीं ना कहीं मोमेंटम जैसा कुछ दिख रहा है क्या? अगर ये स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो ये जो mv दिख रहा है तो कहीं ना कहीं तुम्हें कैसा दिख रहा है कि मोमेंटम जैसा कुछ दिख रहा है ना। तो चलो जरा रिलेट कराते हैं कि क्या एक्चुअल में कोई रिलेशन है या नहीं है। ओके ओके, तो अभी इधर देखो। अब तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv स्क्वायर। अब हमें इसको मोमेंटम बनाना है। ठीक है, मतलब या तो इसमें स्क्वायर लगा दूं और या तो मैं इसका स्क्वायर हटा दूं, तब तो मैं p स्क्वायर लिख सकता हूं। तो इसके लिए देखो मैथ्स में क्या करते हैं ना कि अगर हम एक काम करते हैं, यहां ना मास का हमने एक मल्टीप्लाई करा दिया और मास का क्या करा दिया, डिवाइड करा दिया। ठीक है, तो जब इतना करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 m, और यहां आ जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, या मैं mv का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, अब जरा देखो ये 2m को ना ट्रांसपोज करा दो तो कितना हो जाएगा, k इंटू में 2 इंटू में m हो जाएगा, और यहां क्या बचेगा, mv स्क्वायर होल स्क्वायर।
अच्छा mv की वैल्यू किसके बराबर है, तो वी नो दैट mv इज इक्वल टू पी के, तो यहां पर मैं p प्लेस कर दूं, ठीक है। तो जैसे मैं p प्लेस करूंगा तो कितना जाएगा, यह जाएगा 2km इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब p स्क्वायर का नहीं, मुझे p का रिलेशन चाहिए, मोमेंटम का रिलेशन चाहिए, तो मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ रूट आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 इंटू में k इंटू में m और ये आ गया p। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया, ये रिलेशन है किसी बॉडी के मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का। भाई मोमेंटम क्या कहता है, मोमेंटम कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट पे मास हो और वेलोसिटी हो, और काइनेटिक एनर्जी क्या कहती है कि किसी भी बॉडी का मास हो और वेलोसिटी का स्क्वायर हो, उसका हाफ कर दो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी निकल के आएगी, ठीक है। तो इस तरह से मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आपस में रिलेट रहते हैं, जो कि रूट वैल्यू आती है 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी एंड मास ऑफ द बॉडी के। तो जरा देखो ये रिलेशन आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। फिर इस चैप्टर में हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोटेंशियल और म्यूचुअल एनर्जी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एनर्जी बोलते हैं। इतना ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं कि म्यूचुअल एनर्जी क्या चीज आ गई। तो बच्चों जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी, क्या पढ़ी थी काइनेटिक एनर्जी, हमने पढ़ी थी कि भाई हाफ mv स्क्वायर मतलब बॉडी का मास हो और बॉडी का मोशन में होना जरूरी है। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी ना टोटल बॉडी की पोजीशन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, पोजीशन ऑफ द बॉडी पे। पोजीशन का मतलब कि बॉडी हमारी मोशन में है तब तो काइनेटिक हो गई। अब दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है, रेस्ट। दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है, रेस्ट। तो अगर कोई बॉडी अपनी रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है, या उसके शेप एंड साइज में चेंजमेंट हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह सकता हूं कि ये मान लो ये क्या है, एक स्प्रिंग है जो क्या है, रेयर फ्रैक्ट है। अभी रेयर फ्रैक्ट मतलब ओपन है। अब मैंने क्या किया, इसमें फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद ये ना स्प्रिंग छोटी सी हो गई, कंप्रेस्ड हो गई। ये कैसी हो गई, कंप्रेस्ड हो गई। अब देखो इसकी साइज में कुछ ना कुछ चेंजमेंट हुआ। अभी ये साइज था L, अब ये हो गया L डैश। तो साइज में चेंजमेंट होने की वजह से इसमें जो अब एनर्जी होगी, जिसकी वजह से वापस से अपने आप को रिबिल्ड करने की कोशिश करेगी, तो ये एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे स्ट्रेच्ड बो, जो अगर मैं बो को खींचता हूं ना तो उसमें ना अभी वो रेस्ट में है, लेकिन अब उसमें कौन सी एनर्जी है, उसमें एनर्जी है कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल डैम में वाटर स्टोर है तो कौन सी एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर एनर्जी पॉज हो रही है, जनरेट हो रही है ड्यू टू द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी और चेंज इन पोजीशन और शेप ऑफ द बॉडी, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। कितनी क्लियर है बात कि नहीं क्लियर। इसका सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिलेट करते हैं और फॉर्मूला पढ़ते हैं मास इंटू में जी इंटू में एच, mgh। अब ये G और H का क्या रोल है भाई, क्यों इसको लगाया गया, और क्या हमने ऐसा कुछ पहले भी पढ़ रखा था, बिल्कुल पढ़ रखा था। हमने ये पढ़ रखा है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी दैट इज माइनस mgh, इसमें माइनस नहीं है और ये W नहीं है। ठीक है, अब जरा देखो पोटेंशियल एनर्जी के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है, एक्चुअली होते तीन है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और भी बहुत सारे, बट अभी तीन देखो। तो तीन में से नाइन्थ में मैं आपको सिर्फ दो बताने वाला हूं। पहला कौन सा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये वही पोटेंशियल एनर्जी है जिसका फॉर्मूला हमने लिखा U इज इक्वल टू mgh। भाई अगर कोई बॉल, मान लो कोई ऑब्जेक्ट, ये मान लो क्या है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ना किसी हाइट में रखा हुआ है, हाइट में रखा हुआ है, और है किसमें, ये रेस्ट में। एक्चुअल में ये है किसमें, ये रेस्ट में है। ठीक है, तो भाई देख इसमें एक तो पहली चीज G लग रहा होगा और दूसरा इसमें कहीं ना कहीं मास इस बॉडी का होगा। अगर बॉडी है तो मास तो होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये जो रेस्ट में है, उस रेस्ट में हाइट की वजह से लगने वाली पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी m इंटू में G इंटू में H के। ऐसा क्यों, जरा देखो भाई। भाई वर्क डन ऑलवेज इक्वल होता है एनर्जी के, याद रखना ये बात। जितना तुम्हारे अंदर एनर्जी होगी उतना ही वर्क डन कर पाओगे, है ना। इसके हमने एक एग्जांपल भी किए थे। तो देख ये एक तरह से वर्क डन ही तो हो गया हाइट में, किसी बॉडी का हाइट में अगर कोई रखी तो उसका वर्क डन हो गया mgh, और वो वर्क डन किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर है। और कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्लिंग शॉट तो जानते होगे ना, ऐसे गुलेल टाइप के से खींच के भड़ से मार दो, जानते हो। तो स्लिंग शॉट, उसमें देखो स्लिंग शॉट ऐसा कुछ होता है, याद है कि नहीं याद है, कुछ इस तरह से होता है और उसमें यहां पर एक रबर होती है, उसको खींचते हैं पीछे तक,
है ना, यहां पर कुछ रख के बॉल या कंचे या मैं कह सकता हूं स्टोन वगैरह रख के, ऐसे तो होता है स्लिंग शॉट, और फिर इसको ऐसे ऊपर भेज देते हैं तो फिर ये ऐसे ज्यादा छोड़ते हैं। तो बेटा ये पहले था, और जैसे ही हमने इसको क्या किया, स्ट्रेच किया, तो यहां पर आ गया, स्ट्रेच हुआ, तो इसकी देखो शेप एंड साइज में चेंज हो गया। साइज में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो शेप और साइज में अगर चेंजमेंट हो रहा है और वो बॉडी रेस्ट में है, और तो उसने एनर्जी पॉजेस की है, उसने एनर्जी जनरेट की है, तो वो एनर्जी कौन सी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, जैसे अभी हमने स्प्रिंग की बात की थी पिछले स्लाइड में, तो स्प्रिंग, इसको बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इसका भी एक फॉर्मूला होता है अलग से, लेकिन कोर्स में नहीं है, लेकिन है, देखो शेप एंड साइज में चेंज हो रहा है, तो ये हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। कुल मिला के इन शॉर्ट तुम ये याद रखो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसमें जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, दो पार्ट हमने पढ़े, ग्रेविटेशनल पढ़ा, और ये जो हमने एग्जांपल लिया ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल लिया। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर? होपफुली तुम्हें यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों, एनर्जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, सॉरी रेट नहीं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, दो तरह की हमने पढ़ी। एक तो पोटेंशियल, काइनेटिक किसका पार्ट है? मैकेनिकल का पार्ट है। ठीक है, बस इतना ही हमें पढ़ना है केवल 9th में। आगे बढ़ते हैं, अब इस चैप्टर में हमें क्या टॉपिक दिया हुआ है? अब बात आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, कि ये कंजर्वेशन लॉ क्या होता है। ठीक है, बड़ा सिंपल है, समझने की कोशिश करो, फिर बताओ कि हाँ ये कैसा है। भाई कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, और किसका? एनर्जी को बचाना। क्लियर? तो लॉ क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का? कहता है दुनिया में जितनी भी एनर्जी है, ठीक है, कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो साउंड एनर्जी हो, चाहे वो लाइट एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो पोटेंशियल हो, चाहे वो काइनेटिक हो। कहने का मतलब ये है कि ये जो एनर्जी है पूरे इन यूनिवर्स में, तो उनको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और ना तो हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर कर क्या सकते हैं? हम कर सकते हैं कि एनर्जी को ना एक फॉर्म से हम कन्वर्ट करके किसी दूसरे फॉर्म में ले जाएं, सिर्फ इतना कर सकते हैं। क्लियर ना? तो जब हम कन्वर्ट करेंगे, जब कन्वर्जन करेंगे, तो हो सकता है कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो, लेकिन तब भी वो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो किताब की लैंग्वेज सुन लो भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज ओनली वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ठीक है, अच्छा, अब इस स्टेटमेंट का मतलब जरा समझो। एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हो, मतलब कि जो तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, ना तो तुम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मतलब जो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी है। इन दोनों को अगर मैं सम कर दूं, ऐड कर दूं, तो जो एक वैल्यू आएगी किसी एक पोजीशन पर, वही वैल्यू पूरी लाइफ भर आती रहेगी। यही मतलब तो हुआ। फॉर एग्जांपल, जैसे ये मार्कर पेन रखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं कि भाई दुनिया का ये आखिरी मार्कर पेन है, ना तो तुम इसे क्रिएट कर सकते हो, और ना तो तुम इसको क्या कर सकते हो? डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ये मार्कर पेन जहां जैसा रखा है, ये वैसा हमेशा रखा रहेगा। यस और नो? तो ये कंजर्वेशन ऑफ मार्कर हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मार्कर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, इसको मैं लिखने का तरीका क्या लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी मतलब कि हाफ mv² इन ऑल कंडीशन, प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh, ऑलवेज जो वैल्यू आएगी ना किसके बराबर आएगी? कांस्टेंट के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी? कांस्टेंट के बराबर आएगी। और बच्चा पार्टी इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बात समझ में आएगी नहीं? इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टेटमेंट अगर भूल जाते हो तो ये याद रखना, तब भी तुम्हारा काम हो जाएगा। अब बात आती है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की, कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो भाई देखो, एक आध एग्जांपल बताता हूं, आपके रेफरेंस में जरूर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिखे होंगे कई सारी एनर्जीज के, तो उनको जरूर पढ़ लेना, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो जरा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात समझो। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि ये जो करंट आ रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे, मतलब इसका ट्रांसफॉर्मेशन बताओ। तो देखो पहले क्या होता है, ये एक डैम है, मान लो ये क्या है? डैम है। यहां पर वाटर भरा हुआ है, यहां पर एक टरबाइन लगा होता है, ये तो पता है ना। टरबाइन जुड़ा होता है जनरेटर से, और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जनरेट करता है। तो देखो यहां पर जो हमारे पास स्टोर्ड वाटर है, क्या स्टोर्ड वाटर है, तो ये रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में। तो अगर रेस्ट में है तो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। फिर इसको ना किसी हाइट से गिराया जाता है, तो अब देखो किसमें आ गया? मोशन में आ गया। आ गया ना मोशन में? तो मोशन में आ गया, तो यहां पर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई?
अब इसके बाद ये टरबाइन पर गिरा, टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमा तो जैसे ही जनरेटर घूमा तो उसमें क्या प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो टोटल कन्वर्जन क्या हो गया, आप चाहो तो लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल क्या होता है भाई, मैकेनिकल होता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। क्लियर बात नहीं क्लियर? जैसे मैं रेडियो की बात करता हूँ, साउंड एनर्जी की बात करता हूँ, रेडियो को भी सुना है जरा, एक टाइम में पुराने में आया करता था रेडियो सेल लगाओ, चैनल बदलो, बैंड बदलो, तो आप गाने सुन सकते थे, न्यूज सुन सकते थे, है ना, खबरें सुन सकते थे। चलो देखो तो क्या होता है उसमें केमिकल एनर्जी, है ना, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू किसमें, अब भाई उसमें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, और कन्वर्ट होकर किसमें आता है, साउंड एनर्जी में। या डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू साउंड एनर्जी। प्रेस तो घर में देखा होगा ना, आयरन, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, है ना। तो इस तरह से एनर्जी कन्वर्जन होता है। तो आपके जो एग्जांपल्स हैं रेफरेंस के वो आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला है। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो अब अच्छा एक क्वेश्चन का जवाब दो भाई, ये तो चलो मान लिया इतना आ गया, अब एक क्वेश्चन का जवाब दो। मान लो कोई एक टेबल है, ये क्या है, ये टेबल है, और टेबल में एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, ठीक है, पोजीशन है A। अब ये ब्लॉक धीरे से खिसक के आ जाता है कहां पर, पोजीशन B में, m मास का। तो बताओ वर्क डन किसका, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा 0, क्योंकि यहां पर जो ग्रेविटी लग रही है वही सेम यहां पर लग रही है, हाइट में चेंजमेंट नहीं हो रहा है, नो चेंजमेंट, है ना। तो जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है बात की नहीं क्लियर? क्लियर है, चलो ठीक है। अच्छा अब एक और बताओ, मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो यहां से मैंने कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, यहां से कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, किसी एक हाइट में आकर के वापस सेम प्लेन पर गिरता है आके, ठीक है। तो इसमें बताओ वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये कमेंट करके आपको बताना है कि इसमें वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं यहां से थ्रो करता हूं, वो ये वापस उसी प्लेन पर, उसी सरफेस पर कुछ डिस्टेंस पे आके गिरता है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? ठीक रहेगा। चलो ये आपके लिए होमवर्क है। अब बच्चों किसी किसी स्कूल में ना पूछ लिया जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आपने पढ़ी, मतलब एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या इसको आप प्रूव कर सकते हो? तो इसके प्रूव करने के लिए देखो एक बहुत ही सॉलिड तरीका है, क्या कि अगर हम वर्क डन, या तो कह सकते हैं कि काइनेटिक और पोटेंशियल का सम किसी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में तीनों पोजीशन के लिए फाइंड कर लें, तो ये प्रूव हो सकता है। और या तो कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि राइट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय पेंडुलम, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेंडुलम का पढ़ेंगे, तो जिनके स्कूल में पढ़ाया गया हो तो पेंडुलम पढ़ लीजिएगा, आगे का वीडियो नहीं देखने की जरूरत है। और अगर प्रूविंग कराई गई है तो पहले पेंडुलम और फिर बाद में मैं प्रूविंग करा दूंगा, और यहां से आपका जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो मान लो हमारे पास कोई एक पेंडुलम है जो C पोजीशन पर हैंग कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास बॉब है जिसका मास m है, और ये पोजीशन है हमारे पास O, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। अब मान लो इसमें पेंडुलम को A तक में क्या करता हूं, इसको खींच ले जाता हूं, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब इससे ज्यादा अब छोड़ दूंगा तो फिर यहां भी वो एक एक्सट्रीम पोजीशन होगी कि इसके ऊपर नहीं जाएगा। और जैसे मैं इसको ड्रॉप करता हूं तो ये वापस से अपनी मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन से वापस में कहां आ जाएगा, ये वापस से आ जाएगा एक और एक्सट्रीम पोजीशन में, जो इसकी वजह से जनरेट हो रही होगी, जो कि हमारे पास B। ये है C, जहां पर पेंडुलम अटैच है। ये फिक्स स्ट्रिंग है जिसमें कि इस बंधा हुआ है, और इसकी जो लेंथ है बच्चों वो क्या है, L लेट कर लेते हैं। हालांकि L का लेंथ का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब जरा देखो, अगर मान लो मैं इस पेंडुलम को A तक ले गया, तो अब देखो यहां से कुछ ना कुछ इसकी हाइट में चेंजमेंट हुआ, और हाइट में चेंजमेंट हुआ तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। पूरा थ्योरी वाइज लिखना पड़ेगा, समझा मैं रहा हूं, बुक से एक बार रीड कर लेना, फिर अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना। तो यहां पर पोजीशन A एक्सट्रीम में जो पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, mgh होगी, ठीक है।
अब जैसे ही मैं पेंडुलम को ड्रॉप करूंगा, क्या करूंगा, ड्रॉप करूंगा, छोड़ दूंगा भाई, तो जैसे ही छोड़ूंगा तो अब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करना शुरू करेगी। क्यों? क्योंकि अब इसमें मोशन आएगा ना, अभी ये तो यहां रेस्ट में है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh है। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो इसमें आ जाएगा मोशन, मतलब पोटेंशियल डिक्रीज करेगी और काइनेटिक इंक्रीज करेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पर पोटेंशियल डिक्रीज करेगी और काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। पहली केस जब वो एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ बढ़ेगा, तब जब मीन पोजीशन पे आएगा, मीन पोजीशन, ठीक है, तो मीन पोजीशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम होगी। जैसे ए और बी में जो हमारे पास पोटेंशियल है वो एक्सट्रीम है, वैसे ही जो हमारे पास मीन पोजीशन है उसमें काइनेटिक क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन होगी। और ये वापस से जैसे ही इस मीन पोजीशन से बी वाली एक्सट्रीम की तरफ बढ़ेगा तो देखो क्या होगा, अब इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होना शुरू होगी, डिक्रीज होना शुरू होगी। और यहां पर जो हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है बी, यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू करेगी। बात समझ में आई? तो यहां से फिर पोटेंशियल मिल गया हमारे को mgh। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है बात कि नहीं क्लियर? यहां पर फिर पोटेंशियल मिल गया, क्लियर? ओके, तो ये जो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन का पोटेंशियल का चेंजमेंट हुआ, ठीक है, और काइनेटिक से फिर क्या हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन, पोटेंशियल में इंक्रीजमेंट हुआ, काइनेटिक में डिक्रीजमेंट हुआ। ये ना क्या करता है, ये शो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये वापस से धीरे से वापस आएगा, फिर एक्सट्रीम में आ जाएगा ये काइनेटिक एनर्जी, फिर वापस से उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो ये वापस से पेंडुलम पूरा प्रॉपर ऑसिलेट करता रहेगा, ना कि रुकेगा, ठीक है। अगर हम एयर रेजिस्टेंस और जो दूसरे हमारे फैक्टर्स हैं उनको हम क्या कर दें, नेग्लेक्ट कर दें, ठीक है। इसका मतलब क्या, जो एनर्जी रहेगी वो बार बार उतनी ही कंजर्व होती रहेगी, ना तो लॉस होगा ना तो गेन होगा, ठीक है। तो ये है टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय पेंडुलम, ठीक है। इतना ही रीड तुमने करना है, बुक से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। थ्योरी मैंने नोट नहीं की है, बस इस फिगर को देखना, याद करना, सब कुछ लिख के आ जाओ। 3 मार्क्स का कम से कम पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब जिन बच्चों के स्कूल में प्रूविंग आ रही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की प्रूविंग क्या होगी, तो उनके लिए देखो ये वाला स्टेप है, क्या हम फाइंड करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। कोई एक बॉडी ना एक हाइट से क्या हो रहा है, गिर रहा है, तो उसके लिए अब हम ये सर्च करेंगे, ढूंढेंगे। चलो देखो भाई, समझ गया टॉपिक, समझ गया टॉपिक में रेस कर देता हूं, क्योंकि अरे ये क्या हुआ, अरे अरे ये क्या हुआ, अरे अरे ये क्या हुआ भैया, तुम भी हैंग कर गए क्या, जैसे बच्चे कर गए होंगे। आप में से कोई हैंग तो नहीं कर रहा, ठीक है। चलो देखो, तो मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है O, ये क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट O है। अब मैं इस कलर को थोड़ा येलो से चेंज करूंगा, कि कौन सा वाला येलो, अच्छा वाला येलो ना। चलो, तो ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका मास है m, और ये पोजीशन है बेटा A। कौन सी पोजीशन है, A, ठीक है। अब इसको अगर मैं फ्रीली फॉल कराऊंगा तो ये कहीं बी पोजीशन पे आएगी, मतलब इस रास्ते में कोई एक और पोजीशन है बी, और फिर एट द एंड आ जाएगी कहां पर, पोजीशन कहां पर, सी में, ठीक है। चलो लेट करो, इसकी जो हाइट है वो क्या है, हाइट h है, टोटल हाइट क्या है, h है, ठीक है। और जब ये बॉडी पोजीशन A से पोजीशन B में आती है तो ये ट्रेवल करती है x, ये भी हमें लेट करना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस तो गिवन नहीं है, ठीक है। तो A से B में जब बॉडी आई तो उसने कितना कवर किया, x, तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है B से C में वो कितना बचेगा, वो तुरंत तुम्हारा आंसर आएगा सर h माइनस x, ये डिस्टेंस बचेगी B टू C में। क्लियर है कि नहीं क्लियर यहां तक की बात? बस मेन गेम इसी का, इसको समझो। ये बॉडी ऑब्जेक्ट M, जब मैं इसको फ्री फॉल कराऊंगा तो कभी ना कभी B पोजीशन पे आएगी, तो मैंने लेट कर लिया कि A से B में आने पर x डिस्टेंस कवर करती है, और जब B से C में आएगी तो बची हुई डिस्टेंस को इससे सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब h माइनस x डिस्टेंस कवर करेगी। क्लियर बात कि नहीं क्लियर? चलो बहुत बढ़िया बात। तो अब हम पोजीशन A, पोजीशन B और पोजीशन C में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो निकालेंगे वो हमेशा सेम आनी चाहिए, तब तो हम ये कह सकते हैं कि यस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, एकदम ट्रू है, करेक्ट है। अदरवाइज फिर हम कैसे कह सकते हैं, प्रूफ तो यही करना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखो जरा, बहुत ध्यान से पढ़ना, एट द पोजीशन कहां पर, A में,
तो जब पोजीशन ए में करेंगे तो ध्यान रखो यहां पर रेस्ट में था ना भाई, तो रेस्ट में था तो केवल पोटेंशियल एनर्जी थी क्या, mgh। काइनेटिक थी क्या, काइनेटिक नहीं थी, तो काइनेटिक 0 है ना। हमें करना क्या है, हमें करना है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक फाइंड करके एक कांस्टेंट वैल्यू लानी है, जो ए में आनी चाहिए वही बी में आनी चाहिए, वही सी में आनी चाहिए। सॉरी, तो u की जगह हमने क्या रखा, mgh प्लस k की वैल्यू 0, कांस्टेंट मतलब कि जो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई वो किसके बराबर आ गई, कांस्टेंट आ गया mgh के बराबर आ गया। तो बच्चों जो पोजीशन ए पे वैल्यू आई है कांस्टेंट की, वही पोजीशन बी में आनी चाहिए, वही सी में आनी चाहिए, तब तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या करता है, ये सही है। चलो अब हम बात करेंगे किस पे, यहां पर एट पोजीशन बी। कहां पर, एट पोजीशन बी। तो बी वाली पोजीशन में जरा ध्यान दो। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है हमें पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या लेके आना है, mgh आना चाहिए। क्लियर। तो सबसे पहले यहां तक की पोटेंशियल एनर्जी निकालो। अब चूंकि यहां ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी, मतलब इस पोजीशन की वेलोसिटी क्या होगी ये भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक रहेगा। चलो तो देखो पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है फॉर्मूला। अब बॉडी देखो यहां से यहां तक आ गई, यहां से यहां तक आ गई ना बॉडी। क्लियर। तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे, इस हाइट के हिसाब से करेंगे। भाई पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करता है, तो ये तो कवर हो गया। अब यहां पर आई तो अब इस हाइट के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी लगेगी ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। क्लियर। तो u कितना हो गया, u हो गया m इंटू में g, और h की जगह मैं क्या लिखूंगा, h माइनस एक्स। क्या लिखूंगा, h माइनस एक्स। ओपन करो जरा, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया, mgh माइनस mgx। मल्टीप्लाई कराया तो आ गया। चलो ठीक है, हमने पोटेंशियल तो निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, काइनेटिक। क्या निकालना है, काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, हाफ mv²। यही तो होता है। तो मास तो कांस्टेंट रहेगा भाई, यहां से जो गिरेगा यहां तक मास कम थोड़ी हो जाएगा, मास कांस्टेंट रहेगा। तो हम क्या फाइंड कर ले, v फाइंड कर लें। और बच्चों v फाइंड करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्योंकि ये फ्री फॉल कर रहा है, और फ्री फॉल के आप क्वेश्चन करके आए हो ग्रेविटी में, ठीक है, या फिर आपने सेकंड चैप्टर में या फर्स्ट चैप्टर में हो सकता है किए हो इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh। ठीक है। अब जरा देखो फ्री फॉल कर रहा है तो इसकी कंडीशन में u 0 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो v² माइनस 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2g। अच्छा अब बताओ इसमें h क्या लोगे, ये वाला h लोगे कि ये वाला h लोगे। तो भाई ये जो ऑब्जेक्ट अब यहां पर b में है वो मोशन में रहा है, ये हाइट जो है इसमें मोशन में रहा है। ठीक है। तो ये वाली हाइट हम इसके लिए लेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए, बस ये समझने वाली बात है। तो कितना हो गया, 2gx हो गया। ठीक है। v² की वैल्यू प्लेस करो तो कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ गया 1/2m। अब v² की जगह क्या रखेंगे, 2gx। 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, mgx। ठीक है। अब हमें करना क्या था, अब हमें ये प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करो। तो कितना आएगा, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है mgh माइनस mgx प्लस, अब क्या काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक की वैल्यू क्या है, mgx। ठीक है। mgx से mgx कैंसिल आउट हो गया, कितना आया, mgh। और देखो पोजीशन ए में भी तो यही आया था, ये आ गया देखो, तो इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये देखो पोजीशन बी में भी कितना आया, mgh। पोजीशन ए में भी कितना आया, mgh। ठीक रहेगा, दो जगह तो मैच हो गया। अब हम बात करेंगे कहां पर, एट पोजीशन सी में। कहां पर, एट पोजीशन सी। ठीक है भाई। चलो देखो, तो जब पोजीशन सी में आएगा तो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल है, तो अब h तो खत्म हो गया, तो वो 0 हो जाएगा। भाई u तो हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। u क्या हो गया, 0। अब क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, 1/2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mv²। लेकिन अब यहां पर v² की वैल्यू फाइंड करें पहले। तो देखो v² की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से थर्ड इक्वेशन, तो v² माइनस u 0 होगा, अभी हमने किया यहां पर, तो u 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 2g। अब बताओ इस बार h कौन सा लोगे,
तो बच्चों इस बार काइनेटिक एनर्जी यहां पर निकालनी है, मतलब ये पूरी हाइट कवर करके आया है, तो इस बार h कितना लेंगे, h लेंगे, तो ये v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2gh आ गई। चलो इसकी वैल्यू यहां पर प्लेस करके देखो तो कितना आएगा, k इज इक्वल टू 1/2m और v स्क्वायर की जगह 2gh, तो 2gh 2 से 2 कैंसिल आ गया, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आई, mgh आ गई। चलो करो जरा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो u प्लस में k हमें कांस्टेंट लाना है, तो ये आ गया u की वैल्यू 0 और k की वैल्यू कितनी आई, mgh आ गई। तो क्या ये mgh उस कांस्टेंट के जैसा ही आ रहा है जो हमने पोजीशन A, पोजीशन B और पोजीशन C में निकाल दिया, आ गया। इसका मतलब नीचे लिखोगे, हेंस प्रूव the law of conservation of energy is state that the energy remains constant in every situation। क्लियर बात कि नहीं क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, यहां लिख देना है हेंस प्रूव्ड, क्लियर। बाकी स्टेटमेंट लिख देना, पूरे मिलेंगे। अगर तुम्हारे स्कूल में कराया गया है तो, नहीं कराया गया है तो फिर यहां तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पेंडुलम देख के ओके कर सकते हैं। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना, फिर हम जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में 1 शॉर्ट वीडियो लेकर के। आप सभी का सहयोग ऐसे ही आप लोग दिखाते रहिएगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।